हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में। आज का टॉपिक है संघर्ष और लाचारी एक साथ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले संघर्ष की बात हमले के शुरुआती क्षणों में ऐसा लगा था जैसे यह कोई गैंगवार है। सबसे पहले कोलाबा के लियोपोल्ड कैफ़े में गोलियां चलनी शुरू हुई और स्थानीय पुलिस दाऊद और छोटा राजन की खूनी लड़ाइयों के हिसाब से कमर कसने लगी। उसका अनुमान गलत था। देखते देखते छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, ओबेराय टेंट, ताज होटल, कामा अस्पताल, नरीमन हाउस, यहूदी समुदाय केंद्र, मेट्रो सिनेमा सहित सेंट जेवियर्स कॉलेज के पीछे कुल 8 हमले हुए। हर तरह अफरा तफरी मच गई थी। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोध दस्ते और सिविल पुलिस के जवान हकबकाए से हर ओर भागते नजर आ रहे थे। इस संघर्ष में भारतीय पुलिस सेवा के जाबाज अधिकारी हेमंत करे, विजय सालकर और अशोक कांटे शहीद हो गए। यह बड़ा आघात था। इससे पहले कभी किसी महानगर में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को मुठभेड़ के दौरान जान नहीं गंवानी पड़ी थी। मुंबई पुलिस का मनोबल इसके बावजूद नहीं टूटा। साधनहीनता के बावजूद वह मोर्चा दर मोर्चा जूझती रही। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो आतंकी अजमल कसाब की गिरफ्तारी है। उस वक्त कसाब के सिर पर खून सवार था। वह दर्जनों लोगों को मार चुका था और आगे भी उसे किसी की जान लेने में कोई संकोच नहीं होना था। लेकिन एसएसआई थुकराना ओबले सिर्फ अपनी लाठी के बल पर उसे उलझ गए। इस दौरान उन्हें प्राणघात गोलियां लगी, पर वह जान गंवाकर भी इतिहास रच गए। कसाब की गिरफ्तारी दहशतगर्दी के इतिहास में मील का पत्थर है। अब तक किसी भी फिदायीन हमले में कोई आतंकवादी जिंदा नहीं पकड़ा गया था। उसकी गिरफ्तारी में पाकिस्तान के काले मंसूबे पर प्रामाणिकता की मोहर लगा दी। अब लाचारी की बात। ताज होटल पर कब्जा जमाए आतंकियों से भिड़ने के लिए शुरुआत में नौसेना के मार्कोस कमांड बुलाए गए थे। वे बहादुरी से लड़े, पर अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं पा सके। उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे। बाद में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी ने मोर्चा संभाला और लगभग 3 दिन बाद ताज होटल में आखिरी दहशतगर्द के मारे जाने के साथ ही ऑपरेशन खत्म हुआ। इस जघन्य घटनाक्रम में जान माल का जो भारी नुकसान हुआ, उससे कहीं अधिक भारतीय आन बान और शान को धक्का लगा था। हमारी सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी, समुद्री सीमा के प्रति लापरवाही और आतंकवाद निरोधक दस्तों की तैनाती को लेकर तमाम सवाल उठे थे। सरकार ने इससे कई सबक हासिल किए। मसलन पहले एनएसजी सिर्फ गुड़गांव में तैनात होती थी, इसलिए उसके कमांडोज को मुंबई तक पहुंचाने में घंटों लग गए थे। इसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में उसके 4 केंद्र बना दिए गए। विभिन्न प्रदेशों के आतंकवाद निरोधी दस्तों, खुफिया इकाइयों को भी चाक चौबंद किया गया। इसके साथ ही समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए तटरक्षक बलों के साथ नौसेना को आवश्यक साज ओ सामान मुहैया कराए गए। कसाब के जिंदा पकड़े जाने का फायदा विदेश मंत्रालय ने भी उठाया। सभी प्रमुख देशों के भारतीय राजदूतों को नई दिल्ली बुलाकर सबूतों के पुलिंदे थमाए गए। उन्हें जब दुनिया भर के शासनाध्यक्षों को सौंपा गया तो पाकिस्तान का सारा झूठ
बेपर्दा हो गया। यह अभूतपूर्व कूटनीतिक घेराबंदी थी। आज मैं 26/11 के उस हादसे को सिर्फ रस्म रिवाज के लिए याद नहीं कर रहा। पिछले महीने की 7 तारीख को इजराइल पर हमास के हमले को टीवी पर देखते हुए मुंबई का वह हमला रह रहकर दिमाग के दरवाजे खटखटा रहा था। इजराइल की सेना, उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद और वहाँ के नागरिकों का जुझारूपन दशकों से चर्चा के केंद्र में है। इसके बावजूद वे हमला रोकने में कामयाब रहे। जहाँ जहाँ आक्रमण हुआ वहाँ पुलिस अथवा सुरक्षा दस्तों का रिस्पॉन्स टाइम भी बेहद खराब था। कई स्थानों पर तो वे घंटों तक पहुँचे। इसके उलट मुंबई में अपने सीमित संसाधनों के बावजूद पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने अपनी कुर्बानी देकर भी लोहा लेने में कोई कोताही नहीं बरती थी। यहाँ एक और बात गौरतलब है, इजराइल ने आक्रमण के बाद जो जवाबी कार्रवाई की उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेने का हक तेल अवीव को नहीं था, पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके साथियों ने उसी अति उत्साह का प्रदर्शन किया जो कभी जॉर्ज डब्ल्यू बुश कर बैठे थे। 9/11 के बाद उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। 20 वर्ष से अधिक लंबे चले इस युद्ध में अमेरिका को भयंकर माली नुकसान पहुंचाया। इसी दौरान चीन को अपनी आर्थिक शक्ति के विस्तार का खुला अवसर मिल गया। नतीजा सामने है, बीजिंग आज वाशिंगटन डीसी को खुली चुनौती देने की स्थिति में है। इसी तरह इजराइल अब लंबे समय के लिए गाजा में फंस गया है। लेबनान और जॉर्डन से जुड़ी उसकी सीमाएं भी आसान हैं। इनसे निपटने के लिए उसे लंबे समय तक बेहिसाब संसाधन झोंकने होंगे। यही नहीं, इतने खून खराबे के बावजूद अपने बंधक छुड़ाने के लिए उसे हमास के आतंकी तक छोड़ने पड़े। इस 45 दिन की जंग के बजाय अगर वह हमास को खत्म करने के लिए खुफिया और कूटनीतिक उपाय करता तो क्या बेहद नहीं होता? बड़े से बड़े युद्ध का निपटारा अंततः बातचीत की टेबल पर ही होता है। इस मामले में भारत की मिसाल दी जा सकती है। 26/11 के बाद मनमोहन सिंह ने उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से साफ तौर पर कहा था, मुझे मिला जनादेश आपको यह बताने के लिए है कि पाकिस्तानी सरजमी का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए कतई नहीं होना चाहिए। इसके साथ इस्लामाबाद को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जो कई अन्य संदेश दिए गए वे कारगर भी साबित हुए थे। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रवायत को ठोस और अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया। उरी में 18 सैनिकों की शहादत के तत्काल बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवानों की शहादत के बाद भारत सरकार ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक कर संदेश दे दिया था कि अब बातचीत नहीं रन होगा। इन दोनों आक्रमणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतिम क्षण तक परखा तथा यह भारत की नीति में स्पष्ट और प्रभावी परिवर्तन था। बताने की जरूरत नहीं कि पुलवामा के बाद आज तक उस स्तर की कोई बड़ी आतंकवादी वारदात हमारे यहाँ नहीं हुई। जरा सोचे, अगर भारत ने पलट कर हमला कर दिया होता तो हम इजराइल और अमेरिका की शांति एक लंबे और अनुत्पादक युद्ध में फंस गए होते। तय है, देश चलाने के लिए जोश के साथ होश की भी जरूरत होती है। धन्यवाद।
तो ये डिक्टेशन आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।